हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। और मैं आज शर्मा आज आपको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ सी प्लस प्लस। तो यार लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि कैसा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, पहले क्या पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे, क्या कितने मार्क्स का आता है। तो आज हम पहला अपना यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस का रिविजन टूर, जिसके अंदर हम 11 से अब तक जितना पढ़ के आए हैं उसकी मेन चीज़ें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लो यार, सी प्लस प्लस के बेसिक पढ़ने हैं, डेटा हैंडलिंग पढ़नी है, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो आपका लूप्स और कंडीशनल्स का होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये कुछ नहीं है, एरेज आपको पता ही है, एरेज के ऊपर का पूरा चैप्टर है, फंक्शंस के ऊपर आपका एक चैप्टर है, फंक्शन ओवरलोडिंग, उसमें आपका फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरीज, इस पर कोई चैप्टर नहीं है, ये आपको याद करके जानी होती है कि ये हेडर फाइल किस फंक्शन के लिए होती है, ये हेडर फाइल किस कीवर्ड के लिए होती है। और फिर आपके स्ट्रक्चर के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो क्लास है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लास के आपके 3 चैप्टर है, अगर आप क्लास कर लोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स अश्योर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है व्हाट इज टोकन। तो टोकन क्या होता है? तो टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। यानी एक प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमारा एक ये प्रोग्राम है सिंपल सा, इसके अंदर जो छोटी से छोटी यूनिट है वो हमारा टोकन होता है। जैसे वॉइड का कुछ मतलब है, ये एक टोकन है, मेन टोकन, ब्रैकेट्स टोकन, ये वाले ब्रैकेट्स टोकन। लेकिन हम ऐसे नहीं सोचना कि सी भी टोकन है, ओ भी टोकन है, यू भी टोकन है, नहीं, सी आउट टोकन है, ये 2 ऑपरेटर्स टोकन है, ये आपका कॉमास टोकन है, ये जो अंदर लिखा है पूरा सेंटेंस एक टोकन है। ठीक है, ये एक टोकन है, इंक्लूड टोकन है, कीवर्ड, आईओ स्ट्रीम ये टोकन नहीं है, ये आपकी हेडर फाइल होती है जो लाइब्रेरीज के अंदर स्टोर होती है, तो ये टोकन नहीं है। तो आपके टोकन भी 5 टाइप्स के होते हैं, कीवर्ड जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, फिर आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड क्या होता है। तो देखते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। द वर्ड्स व्हिच हैव सम स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्राम, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग है। अब जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है 4 लाइन का, अब इसके अंदर ऐसे वर्ड्स बताने जिनका प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग हो। जैसे सबसे बेसिक सी आउट है, ये सी आउट हमें तो पता नहीं, इंग्लिश में कोई वर्ड तो है नहीं है, लेकिन इस सी आउट का कुछ मतलब है प्रोग्राम के लिए, और वो मतलब क्या है कि जो भी इसके अंदर होगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है। सी आउट का कुछ स्पेशल मतलब है, ऐसी मेन का कुछ स्पेशल मतलब है प्रोग्राम के लिए, वॉइड का कुछ स्पेशल मतलब है प्रोग्राम के लिए। तो ये हमारे कीवर्ड हो गए। ठीक है, कीवर्ड वो वर्ड है जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है प्रोग्राम के लिए। तो कुछ बेसिक कीवर्ड आपको दे रखे हैं, ब्रेक, केस, इंट, न्यू, फ्लोट, ये सारे आपके कुछ बेसिक कीवर्ड्स है जो आप आगे यूज करने वाले हो, और इन सब कीवर्ड्स का कुछ अलग मीनिंग होगा प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? जब आप प्रोग्राम बनाओगे आप यूनिट्स को कुछ नाम दोगे। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, आगे जैसे आप क्लासेस बनाओगे, मान लो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का कुछ नाम रखना पड़ता है हमें। अब इसका क्या नाम रखें? आप कुछ भी नाम रख दो। ठीक है, कुछ भी नाम, जैसे मैंने रख दिया मान लो स्टूडेंट। अब ये क्लास वो वाली क्लास नहीं है जो हमारी स्कूल की या कॉलेज की क्लास हो गई, ये अलग क्लास है। ठीक है, सिमिलर है उसके लेकिन अलग है। अब इसके अंदर हमें कुछ भरना पड़ता है, वो हम 4th चैप्टर में सीखेंगे कैसे भरेंगे, और इसी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, क्लास स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट क्या है? ये स्टूडेंट क्या है? इस क्लास का नाम हो गया स्टूडेंट। यानी अब जब भी मैं स्टूडेंट बुलाऊंगा तो वो इस क्लास को बताएगा कि एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है। ठीक है, क्लास क्या होती है वो बाद में देखना, बहुत इजी टॉपिक है क्लास का। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया क्लास को। तो अब ये नाम क्या है? ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी आइडेंटिटी है, तो ये इसको बोल दिया हमने आइडेंटिफायर है जो इसका नाम बता रहा है। अब ऐसे हम डिफरेंट चीजें बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे। जैसे आपका एग्जांपल देखो, एक क्लास बना रखी स्टूडेंट, एक इंटीजर बना रखा है जिसका नाम रख दिया हमने एज, एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है शो डेटा। तो स्टूडेंट, एज और शो डेटा क्या है? ये आइडेंटिफायर्स है, ये इनके नाम है, इन नाम से इनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर बहुत सिंपल होते हैं। अब जैसे मैंने कुछ नाम रखा स्टूडेंट, तो क्या मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं ऐसे? जैसे मैं स्टूडेंट की जगह अगर कोई रूल्स होंगे ना कि मेरे को यही रखना है, या मैं कुछ भी रख दूं, ABCD उल्टा सीधा कुछ भी भर दूं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिफायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है 1 या 2 नंबर में, पहले ही क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ही दिख जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिफायर्स क्या होता है? वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिफायर, जैसे मैंने बताया, आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी कि हम इसका कुछ स्पेसिफिक नाम ही रख सकते हैं, या फिर कोई लिमिट के अंदर ही इसका नाम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी रख दिया। ठीक है, मैं क्लास का नाम कुछ भी रख दूं, क्लास का नाम ये रख दूं, कुछ भी रख दूं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो रूल्स होंगे, तो वो रूल्स हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। पहला रूल है, आइडेंटिफायर नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो नाम है ये खाली अल्फाबेट होनी चाहिए इसके अंदर, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो अंडरस्कोर आपका ऐसा दिखता है यार, अंडरस्कोर, तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला रूल हो गया, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या आपका अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं स्टूडेंट का नाम ये भी लिख सकता हूं, स्टूडेंट साइंस।
तो ये इससे वर्ड्स भी सेपरेट हो जाते हैं और हमारा ये वैलिड भी रहता है। ये इनवैलिड नहीं है, वैलिड है, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर की जगह मान लो अगर मैं खाली स्पेस छोड़ देता तो ये इनवैलिड हो जाता, या फिर मैं आगे डैश लगा देता तो ये इनवैलिड हो जाता, मैं डॉट लगा देता तो ये इनवैलिड हो जाता। ठीक है, तो उस अंडरस्कोर से सेपरेट भी हो गया और आपका ये वैलिड भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेम में कंटेन नंबर्स। नेम के अंदर नंबर भी आ सकते हैं, बट वो नंबर स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं लिखता हूं स्टूडेंट साइंस 1, साइंस का पहला स्टूडेंट, इसकी एक क्लास बना रहे हम, तो ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसमें वो नंबर आ सकते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर ये लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मैं इस 1 को क्या स्टार्टिंग में लिख सकता हूं? नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी आ जाए। तो ये आइडेंटिफायर का दूसरा रूल है। तो ये इनवैलिड हो गया क्योंकि नंबर इसमें स्टार्टिंग में है। कहीं बीच में लगा दो, एंड में लगा दो, कितने भी लगा दो, बस स्टार्टिंग में ना हो। स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? या तो अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। थर्ड रूल है आपका 2 आइडेंटिफायर ऑफ सेम नेम आर इनवैलिड। 2 आइडेंटिफायर सेम नेम के इनवैलिड है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, मान लो मैं पहली क्लास बनाता हूं स्टूडेंट नाम की और दूसरी क्लास भी स्टूडेंट नाम की बना दूं, तो क्या होगा? मान लो मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, ठीक है, क्या मैं एक और क्लास बना सकता हूं स्टूडेंट नाम की? नहीं। अब मान लो आपके घर में 2 कुत्ते हैं, पहले का नाम आपने कालू रख दिया, दूसरे का नाम भी कालू रख दिया, तो आप किसको कालू बुलाओगे तो कौन सा पहले आएगा? ठीक है, तो यही एम्बिग्युइटी आपकी क्लासेस के केस में हो जाएगी। क्लास, जैसे आपने क्लास बनाई स्टूडेंट, तो आप एक और क्लास स्टूडेंट के नाम की नहीं बना सकते, और एक और क्लास क्या, आप कुछ और भी नहीं बना सकते स्टूडेंट नाम का, चाहे फंक्शन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, आप कुछ भी नहीं बना सकते स्टूडेंट नाम का। ठीक है, एक केस आएगा जब आप एक किसी नाम का कुछ और बना सकते हो, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ रूल, ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। अब ऐसा ना हो जो आप नाम दे रहे हो उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। स्पेशल मीनिंग क्या था? कीवर्ड। तो यानी जो हमारा नाम है उसका कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं होना चाहिए। और स्पेशल मीनिंग किसके लिए? प्रोग्राम के लिए। और प्रोग्राम के लिए जिसके लिए स्पेशल मीनिंग होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे कीवर्ड होते हैं। तो यानी हमें यहां पर कीवर्ड नहीं लिखना कोई। कहीं आपने ऐसा कर दिया, क्लास का नाम रख दिया सी आउट, ठीक है, मान लो आपने क्लास का नाम रख दिया सी आउट, तो इससे हमारा प्रोग्राम फिर कंफ्यूज हो जाएगा। वो पहले आके देखेगा, अच्छा क्लास यानी एक क्लास बन रही होगी, फिर वो देखा सी आउट, क्लास बन रही है, प्रिंट भी कराना है, तो यहां वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमें नाम है वो कभी भी कीवर्ड नहीं देना। जैसे आपने लिख दिया क्लास, उसके बाद आप लिख देते हो मेन, अगेन पहले वो देखेगा क्लास बनानी है, अच्छा मेन तो फंक्शन होता है, अगेन कंफ्यूजन। तो हमें कभी भी कीवर्ड नहीं देना यहां पर, ठीक है, जिसका कोई स्पेशल मीनिंग हो। बाकी हम कुछ भी अपना दे सकते हैं पहले 3 रूल्स के मुताबिक। स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए और अल्फाबेट और अंडरस्कोर ही होने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आता है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें से, वो देखना कैसे होता है। और 5th रूल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या है कि जो आप नाम लिखोगे ना उसकी लेंथ 31 मैक्स होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लंबा नाम हम वैसे भी नहीं लिखते, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, C++ इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि C++ केस सेंसिटिव, केस हमारा वो अपर केस लोअर केस, वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर में डिफरेंस समझती है। जैसे मैं क्लास बनाता हूं ABC, तो मैं इसी नाम की एक और क्लास नहीं बना सकता, लेकिन C++ केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है, मैं इसमें कैपिटल ABC बना सकता हूं, क्योंकि स्मॉल ABC और कैपिटल ABC अलग है। मैं कैपिटल A स्मॉल BC बना सकता हूं, ऐसे मैं कितने भी कॉम्बिनेशन बना लूं। मतलब स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस है, चाहे वो एक का भी क्यों ना हो। अगर मान लो ये बहुत बड़ा नेम है, मान लो स्टूडेंट है, तो मैं स्टूडेंट नाम का और कुछ नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक और स्टूडेंट बना दूं जिसमें कोई एक वर्ड भी कैपिटल आ जाए, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, क्योंकि C++ जो है वो स्मॉल और कैपिटल को अलग मानती है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे होता है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द करेक्ट आइडेंटिफायर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है जो हम यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है, देखो फॉर। अब सबसे पहले हमें जब हमें वर्ड मिलेगा, आइडेंटिफायर मिलेगा, हमें उसको चेक करना है क्या वो कीवर्ड है। तो फॉर को चेक करो, क्या फॉर कीवर्ड है? फॉर कीवर्ड है बिल्कुल, लेकिन यहां पर जो फॉर है उसमें एक झोल दिया है, देखो उसमें कैपिटल एफ है। और जब भी हम कोडिंग करते हैं कभी कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते कीवर्ड्स के लिए। वर्ड में वी स्मॉल, मेन में एम स्मॉल, सी आउट में सी स्मॉल, फॉर में भी एफ स्मॉल होता है। तो अगर जो हमारा वाला फॉर है वो तो ये है, ये कीवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो दिया है वो कैपिटल एफ वाला दिया है। अब C++ इसको और इसको अलग अलग समझेगी। तो C++ क्या है, तो कीवर्ड है ही नहीं,
क्योंकि जो कीवर्ड है वो तो स्मॉल एफ वाला है, ये तो कैपिटल वाला है, यानी कीवर्ड नहीं है। ठीक है, पहला रूल सेटिस्फाई। दूसरा रूल क्या था, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है, और कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर आना चाहिए, तो वो भी है, तो ये एक वैलिड है। नेक्स्ट वाइल। अब वाइल क्या है, वाइल भी एक कीवर्ड है और वाइल इसमें स्मॉल भी दे रखा है, तो यानी वही वाइल है जो हमारा कीवर्ड वाला वाइल है, तो ये कीवर्ड वाला हो गया। और कीवर्ड में जब हम लेते हैं तो इनवैलिड हो जाता है, कंफ्यूज होता है हमारा प्रोग्राम, तो ये इनवैलिड है। इंट, इंट भी एक कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाला इंट दिया हुआ है, और कैपिटल वाला इंट इज नॉट द स्मॉल इंट, और जो छोटा वाला इंट है वो हमारा कीवर्ड होता है, तो यानी बड़ा वाला इंट कीवर्ड नहीं है, ठीक है, तो कीवर्ड नहीं है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, वैलिड है। न्यू, न्यू भी हमारा कीवर्ड होता है, पॉइंटर्स में आप पढ़ोगे, लेकिन इसमें भी न्यू में एन और डब्ल्यू कैपिटल कर रखे हैं, लेकिन जो हमारे कीवर्ड होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर के होते हैं, तो स्मॉल से अगर कैपिटल लेटर आ जाए तो यानी वो कीवर्ड से मैच नहीं करेगा, और कीवर्ड से मैच नहीं करा तो हम उसको आइडेंटिफायर के लिए यूज कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट भी कीवर्ड होता है, न्यू के साथ ही आता है डिलीट, इसको भी आप पॉइंटर में पढ़ोगे। अब डिलीट यहाँ पर स्मॉल दे रखा है और कीवर्ड स्मॉल होते हैं, यानी ये भी कीवर्ड है, और कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट नेम, इसमें क्या दिक्कत है, ये कीवर्ड तो है नहीं, ठीक है, क्या नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये इनवैलिड है। अगर ये वन बीच में या एंड में होता तो ये इनवैलिड नहीं होता, ये वैलिड होता। नेक्स्ट, ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट, कीवर्ड है, नहीं है। क्या नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, नंबर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा। क्या इसमें कोई स्पेशल सिंबल आ गया है, प्लस आ गया है, सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ प्लस आ गया है, तो यानी ये भी इनवैलिड है। नेम वन, कीवर्ड है, नहीं है। क्या नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसमें कोई स्पेशल सिंबल है, नहीं, सब ओके है, ठीक है, ये वैलिड है। नेक्स्ट, क्लास, क्या ये कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, लेकिन इसमें अंडरस्कोर आ गया तो अभी कीवर्ड रहा नहीं, ठीक है, तो क्या ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। क्या इसमें स्पेशल सिंबल है, नहीं, तो ये वैलिड है। सेम गोज विद सेकंड, क्लास अंडरस्कोर, वैलिड। सिर्फ क्लास, अब ये देखो, बताओ इसमें क्या होगा। क्लास, क्लास हमारा कीवर्ड है, क्लास अभी बनाई थी हमने, क्लास कीवर्ड है, लेकिन कौन सा वाला क्लास कीवर्ड है, स्मॉल वाला, और यहां पर कौन सा दिया हुआ है, कैपिटल वाला, अगेन, तो ये डिफरेंट हो गए, ये कीवर्ड नहीं है, यानी ये कीवर्ड नहीं है जो हमारा वाला है, ठीक है। अगर ये कीवर्ड नहीं है, इसमें कैपिटल दे रखा है, तो इसको आइडेंटिफायर के लिए यूज कर सकते। तो यार इस तरीके से होते हैं वाले क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है हर बार मोस्टली आता है, और इसी की तरह का एक और क्वेश्चन हम करेंगे वो भी आता है, तो इन दोनों में से एक या दो नंबर में कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करके जाना। स्टेप्स यही है, सबसे पहले चेक करो कीवर्ड है, अगर है तो चेक करो का स्मॉल भी है, अगर पूरा मैच कर गया इनवैलिड। अब मान लो कीवर्ड नहीं है तो फिर चेक करो क्या नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो गया इनवैलिड। नंबर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, सिर्फ अंडरस्कोर और अल्फाबेट है, तो चेक करो क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी दे रखा है, स्पेशल कैरेक्टर है तो इनवैलिड, नहीं है तो वैलिड। स्पेस भी, कभी कभी हम स्पेस को इग्नोर कर देते हैं, जैसे आपको दे रखा है माय नेम, तो ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस भी हमारा इनवैलिड में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट मतलब जैसे कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वैसे अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो वो हमारा लिटरल होता है। जैसे कि ये हमने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये वहां प्रिंट करा दिया बस खत्म। अब इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे ना हम इसको कर सकते, ये प्रिंट होके निकल गया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप लिटरल को। अब लिटरल भी हमारे चार तरीके के होते हैं। पहला हो गया इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर क्या होता है हमारा, वही नंबर, नेगेटिव, जीरो, प्लस, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट यानी डेसिमल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें भी तीन टाइप के हैं यार, आपने 11th में पढ़े थे, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो वो आपको नहीं पढ़ने, वो 11th में इंपॉर्टेंट थे, 11th में आता था, उसको क्वेश्चन अब नहीं आता। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी अल्फाबेट, ठीक है। तो आपका नंबर हो गया इंटीजर, इंट या फिर इंटीजर फुल फॉर्म, इसके अंदर होंगे आपके नंबर्स जैसे कि -2, 0, +34, प्लस ना लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपके कैरेक्टर, कैर, कैर होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, कैरेक्टर हो गया पूरा, या फिर अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। इससे कुछ एग्जांपल देखो, जैसे आपके दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका H, एक अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर है, ये हमारा क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट या फिर कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। एक इसका एग्जांपल और है इंपॉर्टेंट यार, जो आपका अगला दे रखा है \t, ये क्या चीज है, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा ये क्या चीज है, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। \t होता है, जो ये ब्लैक स्लैश है ना, देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, लेकिन ये बैक स्लैश इसको कांस्टेंट नहीं रहने देता। इस बैक स्लैश से क्या होता है, इस बैक स्लैश का भी एक स्पेशल मीनिंग होता है। क्या स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे ही बैक स्लैश आ जाए
तो प्रोग्राम को पता चल जाता है कि इसको एज इट इज नहीं दिखाना, एज इट इज दिखाने का काम वो इन में करता है, इन में करता है। मैं ये लिख रहा हूँ, वो उसको मतलब भी नहीं है क्या लिखा है, हेलो भाई लोग से उसको मतलब नहीं है, वो उसको ऐसे ही दिखा देगा। लेकिन जब बैकस्लैश आ जाए तो उसको ऐसे ही नहीं दिखाएगा, उसको उससे मतलब है। क्या मतलब है? अब वो चेक करेगा इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद टी लिखा है, तो टी के लिए मतलब ढूंढेगा क्या है, टी के लिए उसको पता है मतलब क्या है, तो टी का मतलब होता है हमारा टैब। ठीक है, टी हमारा टैब के लिए स्टोर्ड है। लेकिन जब बैकस्लैश हो, अगर नॉर्मल टी होगा तो एज इट इज आ जाएगा टी, टी हमारा अल्फाबेट। लेकिन बैकस्लैश टी है जब क्या हो रहा है, वो टैब है। क्यों? बैकस्लैश ने बता दिया कुछ स्पेशल मीनिंग आ रहा है। ठीक है, टैब है। अब मैंने क्या करा, बैकस्लैश एन कर दिया। बैकस्लैश एन क्या होता है? ये होता है आपका न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब कि एक नई लाइन। जैसे बैकस्लैश टी आपका टैब होता है, ये आपका न्यू लाइन होता है। भाई टैब और न्यू लाइन क्या है? जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं अपना हेलो भाई लोग वाला लिखता हूं, हेलो बैकस्लैश टी भाई लोग, तो इससे क्या होगा, बैकस्लैश टी का मतलब है टैब, और टैब क्या करता है, 5 स्पेस छोड़ देता है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, मान लो ये स्पेसिस नहीं है, ये भरा हुआ है। ठीक है, हेलो, और ये 5 स्पेस आ जाएंगे, ये हो गया आपका। और ये ऐसे लाइन नहीं आएगी, ये एम्प्टी आएगा। तो मैंने बीच में लगाया था बैकस्लैश टी, और ऐसे खुल जाएंगे, 5 के गैप पे आ जाएंगे। देखो वो होना चाहिए था एज इट इज आ जाता है यहाँ पे, लेकिन वो एज इट इज नहीं आएगा। क्यों? बैकस्लैश का कुछ स्पेशल मीनिंग है। अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं, हेलो बैकस्लैश एन भाई लोग, ठीक है ना भाई लोग। बैकस्लैश एन का मतलब क्या है? न्यू लाइन। न्यू लाइन क्या करेगा, एक तरह से एंटर दबा देगा। एंटर दबाने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में आता है, न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन, ये आ गया यहाँ। ठीक है, ये आपके लिटरल्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एकदम बेसिक लेवल के। नेक्स्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट्स बहते हुए पॉइंट्स नहीं है यार, फ्लोट, और ये बर्गर किंग और आपका मैकडोनल्ड वाला फ्लोट भी नहीं है। ठीक है, फ्लोट या फिर इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट किस लिए होता है? फ्लोटिंग पॉइंट होता है हमारा जो कमी इंटीजर में थी उसको पूरी करने के लिए। इंटीजर में क्या कमी बताई थी कि इंटीजर में डेसिमल वाला पार्ट नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं आ सकता, तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वो पार्ट आ सकता है। तो ये डेसिमल नंबर्स के लिए होता है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, डेसिमल नंबर जैसे कुछ भी ले लो, 4.0, 2.3, 0.004। ठीक है, ये सारे पॉइंट में है। अब इनकी कुछ इनकरेक्ट फॉर्म भी होती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये डेसिमल है तो कुछ भी लिख दोगे, डेसिमल ही डेसिमल भर दोगे, तो ये हमारी करेक्ट फॉर्म है। इनकरेक्ट फॉर्म जैसे 17/2, इसके अंदर डिवाइड आ गया, इनकरेक्ट फॉर्म है। 2.34.8, 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट तो आ नहीं सकते, इनवैलिड अगेन। और 13 के बाद कॉमा आ गया यहाँ पे, तो ये भी इनवैलिड है। करेक्टर कॉन्स्टेंट में इनवैलिड कब होगा? जब आप इसके अंदर ही एक से ज़्यादा कर दोगे, मान लो ABC कर दिया, तो ये गलत हो गया। करेक्टर कांस्टेंट एक ही करेक्टर आएगा, एक करेक्टर्स नहीं है, एक ही करेक्टर है, इसमें एक ही अल्फाबेट आएगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इंटीजर कब इनकरेक्ट हो जाएगा? जैसे कभी डिवाइड में आपने 0 लगा दिया जैसे, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर आप इंटीजर के अंदर डेसिमल लगा दोगे तो क्या वो इनकरेक्ट है? जैसे आपने 2.3 लिख दिया, तो क्या इनकरेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट नहीं है। इंटीजर के सिर्फ इंटू वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हटा देगा, खाली 2 बचा। ठीक है, तो ये इंटीजर हो जाएगा। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? स्ट्रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर में हमारा सिर्फ एक ही अल्फाबेट आता था, स्ट्रिंग के अंदर पूरा सेंटेंस आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना चल रहा है हेलो भाई लोग, ठीक है, तो ये हमारी एक सेंटेंस हो गया, स्ट्रिंग हो गई। अब जैसे हमारा कैरेक्टर ऐसे कॉमास में होता था, ये भी कॉमास में होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? जो स्ट्रिंग होती है वो कभी भी सिंगल कॉमास में नहीं आती, वो हमेशा डबल कॉमास में आएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ये डबल में भी आ सकता है, ये डबल में भी आ सकता है, लेकिन फिर ये कॉन्स्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप इसको डबल में करके लिख दोगे ना तो वो भी स्ट्रिंग ही बन जाएगी। ये भी स्ट्रिंग है, दिखने में तो ये लग रहा है कि कांस्टेंट है, सिर्फ एक सिंगल है, लेकिन स्ट्रिंग है। क्यों? ऊपर इसके इन्वर्टेड कॉमा है। तो ये क्वेश्चन आता है हमेशा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है
और एक स्ट्रिंग है, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट में एक ही आता है, ये एक स्ट्रिंग है, और एक मेन डिफरेंस और होता है एक इसके एंड का, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो सिंगल नहीं लगा सकते, सिंगल लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी कक्षा जब डबल है तो करेक्ट है, एक मिनट, और जब सिंगल है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सिंगल में क्योंकि वो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए होता है, उसमें सिंगल ही आ सकता है। अगला है हमारा पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? जैसे हमारी इंग्लिश की पंक्चुएशन होती थी, इसके अंदर कॉमाज, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन, कब कौन सा साइन आएगा, जैसे वो हमारी पंक्चुएशन होती थी, C++ में भी हमारी पंक्चुएशन होती है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो पंक्चुएटर्स आते हैं उसके अंदर, जैसे इंग्लिश की पंक्चुएशन थी वो वैसी पंक्चुएशन यहाँ होगी, तो उन पंक्चुएशन को पूरी करने वाले हमारे पंक्चुएटर्स हो गए। इसमें क्या आएंगे? कॉमाज, फुल स्टॉप, जितने भी जो ग्रामर के होते थे वैसे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो पंक्चुएटर होते हैं वो होते हैं ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट आपके सी ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कौन सा कहाँ यूज होता है, जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते रहोगे आपको पता चलता जाएगा, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, कॉमा कहाँ यूज होता है, कॉलन कहाँ यूज होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी दे रखे हैं, राउंड ब्रैकेट दे रखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट, एंगल्ड ब्रैकेट, एंगल्ड ब्रैकेट जो आपके हेडर फाइल में लगते हैं, सेमी कॉलन जो हर लाइन के एंड में लगा देते हैं हम अगर लाइन एंड करनी होती है, कॉमा, कॉमा आपका काफ़ी जगह लगता है, कॉलन, कॉलन आपका काफ़ी जगह लगता है, एस्ट्रिक पॉइंटर में लगता है, इक्वल्स, इक्वल्स की तो बात ही नहीं, कहाँ कहाँ लगता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये सबसे ऊपर लगता है। अभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपका 11th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 12th में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ होता क्या है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब क्या है? प्री पहले ही, प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए, और डायरेक्टिव डायरेक्ट कर दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, भी सेंटेंस के पीछे मैंने हैश लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है वो पहले ही प्रोसेस होकर डायरेक्ट हो जाएगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम चलने, जब प्रोग्राम चलाएंगे तो आगे जो सब चलेगा उससे पहले ही ये सारा उसमें आके लोड हो जाएगा। अब जैसे हेडर फाइल्स होती है हमारी, हेडर फाइल्स की हमें ज़रूरत होती है पूरे प्रोग्राम में, तो पूरा प्रोग्राम चलने से पहले हमें हेडर फाइल चाहिए ना, इसलिए हेडर फाइल को हम हैश करके इंक्लूड कराते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। 11th में इसका क्वेश्चन आता ही आता था 2 नंबर का, अभी भी आ सकता है, बस याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर की डेफिनेशन देखो तो कोई भी सिंबल जो एक कैलकुलेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। ऑपरेटर जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर होते थे। मैथमेटिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे हमारे मैथ्स के ऑपरेटर होते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आते ही हैं, लेकिन ये C++ है, ये कंप्यूटर साइंस है, ये साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस है। तो यहाँ पर डिवाइड का सिंबल ये ना होकर ये होता है, और मल्टीप्लाई का सिंबल ये ना होकर ये होता है, ठीक है। तो ये चार तो आपको पता ही है क्या होते हैं, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है हमारा परसेंटेज का। ये परसेंट क्या करता है? क्या ये मैथ्स वाला परसेंट है डिवाइड में 100? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ये परसेंट कैसे कम करता है। मैंने एक अगर नंबर लिखा यहाँ पर, मान लो 120, परसेंट में लिखा 11, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये परसेंट क्या करेगा? ये परसेंट वो नहीं करेगा कि इसके नीचे चला गया, वो तो हमारा ऐसे होता था 20%, 25%, ये अलग परसेंट है, इसको हम परसेंट बुलाते भी नहीं है, वो तो मैं अभी तुम्हारे बुला रहा हूँ समझाने के लिए। ये हमारा मॉड्यूलस होता है, ठीक है। मॉड्यूलस या फिर मॉड कह लो, मॉड्यूलस को शॉर्ट फॉर्म में कह लेते हैं। मॉड्यूलस करता क्या है? मॉड्यूलस आपका रिमाइंडर बताता है, ठीक है। रिमाइंडर बताएगा कैसे? ये चेक करेगा 120 को 11 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा बता देगा। अब 120 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा बताओ ज़रा, ठीक है, 10 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मॉड्यूलस, मॉड, परसेंट नहीं बोलते इसको, परसेंट में समझाने के लिए बोल रहा था। मॉड्यूलस या मॉड ये हमारा रिमाइंडर बताता है, ठीक है। ये हमारा एक ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेटर दे रखे हैं। आईओ स्ट्रीम्स ऑपरेटर, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेटर्स हैं आपके, सी आउट और सी इन में लगते हैं। अभी आप फाइल हेल्डिंग करोगे जब भी आपके लगेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सप्लेन कर दिए सारे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये देखो क्या चीज़ है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? जैसे मान लो हमारा एक नंबर है 5, ए 5 के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ ए को इंक्रीमेंट कराना है तो इसके लिए मेरे को प्लस प्लस लगाना पड़ता है, इंक्रीमेंट का सिंबल ही प्लस प्लस है क्योंकि। अब मैं करता हूँ ए प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा? ए जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा ये, तो 5 था तो 5 का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ए की वैल्यू 6 हो चुकी है। वहीं अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूँ तो डिक्रीमेंट इसका ठीक अपोजिट, ये प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाता है। और डिक्रीमेंट में क्या होगा? अगर ए 5 है, अगर मैं दूँ ए माइनस माइनस, इससे क्या होगा? एक से कट जाएगा ये, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका
छोटी जगहों पे काफ़ी काम आता है। जैसे आपको अगर 1 से बढ़ाना है तो आप पूरा उसको एक स्टेटमेंट लिखने की जगह खाली प्लस प्लस या खाली घटाना है तो माइनस माइनस लिख दो, तो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आगे आप देखेंगे यहाँ पर बाइनरी लिखा हुआ है। अब ये बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2, तो यानी ये वो ऑपरेटर्स हैं जो 2 वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमेशा 2 वैल्यू पे वर्क करते हैं। जैसे प्लस करना है तो आप 2 नंबर को ही तो प्लस कर सकते हो या 3, लेकिन वो डबल ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर मान के चल रहे हैं। +2 +3 माइनस करना है जब भी 2 ही करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंट सब 2 पे ही चलते हैं, तो इनको इसलिए हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। लेकिन ये जो है इसको देखो ध्यान से, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, ये तो एक ही पे चल रहे हैं, तो एक पे चलने वाले को हम क्या बुला लेते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक वैल्यू पे काम करें, और बाइनरी ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जो 2 वैल्यू पे काम करते हैं। अगला आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? ये आपने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ रखे हैं, बाइनरी है। देखो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम 2 चीज वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जैसे आप मान लो एक आपका है a = 10 है, आपका अगला b है जो 12 है। अब आप a और b को कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैथ्स में करते थे स्मॉलर ग्रेटर। ठीक है, मैं लिखता हूँ a इज स्मॉलर देन b, तो a स्मॉलर देन b है। और देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक मैटर करता है, तो a स्मॉलर देन b है, हाँ यस यस, लेकिन एक कंप्यूटर साइंस है तो यहां हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, क्या एक बी से बड़ा है? नहीं, फॉल्स। ठीक है, क्या ए बी से छोटा या इक्वल टू है? स्मॉलर देन इक्वल टू है। क्या ए बी से ग्रेटर देन इक्वल टू है? नहीं। क्या ए और बी बराबर है? ए और बी बराबर के लिए मैं क्या करूंगा? इक्वल टू। क्या ए और बी बराबर है? नहीं। लेकिन a इक्वल टू बी अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब a की वैल्यू जो है वो 2 हो गई है। ठीक है, 2 a के अंदर आगे स्टोर हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई है, तो क्या इसका मतलब यही होगा कि a की वैल्यू b के इक्वल हो गई है? हमें तो यहाँ इन्हें कंपेयर करने आए थे कि कौन इसके आपस में इक्वल है या नहीं। ये तो a क्या हो गया? b की वैल्यू a के अंदर चली गई, a भी 12 बन गया। अब तो हमें तो कंपेयर करना था, ये क्या हो गया? तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू क्या करता है? कंपेयर करता है। सिंगल इक्वल टू क्या करता है? वो सीधा वैल्यूज की चेंज कर देता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? डबल इक्वल टू क्या है? ये आपका कंपेयर करता है। सिंगल इक्वल टू क्या करता है? आपकी वैल्यू को असाइन कर देता है। तो ये लिख के आना जरूरी है, जब आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। एक आपका है नॉट इक्वल टू। क्या ए और बी बराबर नहीं है? ठीक है भाई, नहीं है, ट्रू। तो आपका लॉजिक है ट्रू फॉल्स लॉजिक्स। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हम पढ़ेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इफ एल्स, ये आप जब तक के लिए बचा के रख लो। और इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स को। तो हमने लास्ट टोकन भी पढ़ लिया ऑपरेटर। अब स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग से। तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा को हैंडल करना। ठीक है, डेटा क्या होता है? हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसको हैंडल करना हमारा डेटा हैंडलिंग कहलाता है। तो डेटा हैंडलिंग से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप के डेटा हमारे सामने आने वाले हैं। तो उसलिए हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स। तो कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कई तरह के टाइप ऑफ डेटा होते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। और हमारी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से यूज़ होंगे और किस लिए यूज़ होंगे वो देखेंगे। तो पहला डेटा टाइप है हमारा, सबसे बेसिक, सबसे जो कॉमन यूज़ होता है वो है हमारा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है यार? मैथ्स में पढ़ रखा है इंटीजर, माइनस, प्लस, जीरो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, नेगेटिव में कोई भी नंबर, -20, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव का नंबर तो होता ही है इसके अंदर। तो ये हमारा इंटीजर होता है। और इस इंटीजर को प्रोग्रामिंग में हम इंटीजर ना लिख के सिर्फ इंट लिखते हैं, स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स INT इंट। फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? अब इसके अंदर जो है हम डेसिमल नहीं लेते, ये पता है इंटीजर के अंदर डेसिमल नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। तो अगर हमें डेसिमल वाले नंबर की जरूरत पड़े तो उसके लिए हमने एक नया टाइप है, वो है फ्लोटिंग पॉइंट्स, जिसको हम फ्लोट कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, फ्लोट कैसा होता है? जिसके अंदर पॉइंट हो, जैसे इन्हीं नंबर के आगे अगर मैं पॉइंट्स लगा दूँ तो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। करेक्टर क्या होता है? जब भी कोई अल्फाबेट आ जाए, ठीक है, वो हमारे करेक्टर में वो माना जाता है। अब सिर्फ अल्फाबेट नहीं, जैसे सिर्फ अल्फाबेट नहीं, इसके अंदर कोई नंबर भी आ सकता है, लेकिन वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। ये भी हमारा एक करेक्टर है। देखने में वो इंट लगेगा, लेकिन वो है करेक्टर। 11th में हमने पढ़ रखा है क्लियरली कि जब भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो वो उसकी एस्काई वैल्यू जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक करेक्टर है, ये भी हमारा एक करेक्टर है। लिटरल में हमने पढ़ा था, ये भी हमारा एक करेक्टर है, इसका मतलब टैब होता है। ठीक है, तो ये करेक्टर हो गया जिसको हम कैर लिखते हैं। नेक्स्ट, अब जो इंटीजर है इनकी एक लिमिट होती है, मतलब कि
ये सिर्फ एक लिमिट तक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर के अंदर एक लिमिट है, रेंज है, वो क्या है हमारी, कुछ 32,000 के आसपास होती है इसकी रेंज, ठीक है। इससे बड़े नंबर ये स्टोर नहीं कर पाता, इससे बड़े नंबर इंटीजर ही कैटेगरी के अंदर नहीं आते। तो इससे बड़े नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, बड़े इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर्स की कैटेगरी में, जिसको हम लॉन्ग लिखते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल इंटीजर तो होंगे ही होंगे, कोई भी इंटीजर मान लो 20, 30 छोटा मोटा, लेकिन इस नंबर से बड़े इंटीजर लॉन्ग के अंदर आएंगे, लॉन्ग इंटीजर के अंदर। फॉर एग्जांपल 50,000, तो इतना बड़ा नंबर है, इंट के अंदर नहीं आएगा, इंट की रेंज तो वहीं तक खत्म हो गई, ये लॉन्ग के अंदर आएगा, लॉन्ग इंटीजर के अंदर। सेम गोज विद फ्लोट, फ्लोट की भी एक लिमिट होती है ऐसी, फ्लोट भी एक लिमिट तक स्टोर कर सकता है। तो उस लिमिट से बड़ा नंबर अगर आ जाए डेसिमल के अंदर ही, तो वो हमारा हो जाएगा डबल फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम डबल लिखते हैं। इसकी रेंज फ्लोट से भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ा नंबर आ जाए, ये हमारा फ्लोट स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन डबल स्टोर कर सकता है। और अगर कोई छोटा नंबर है वो भी डबल के अंदर आ ही सकता है। फॉर एग्जांपल 2.3, ये डबल के अंदर आ सकता है, फ्लोट के अंदर भी आ सकता है, लेकिन ये डबल के अंदर आ सकता है, फ्लोट इसको स्टोर नहीं कर पाएगा, फ्लोट की रेंज नहीं। एम्प्टी या नथिंग, अब ये आपको भी क्लियरली समझ नहीं आएगा कि एम्प्टी नथिंग क्या है। अगर आपने 11th में फंक्शंस अच्छे से पढ़े तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो वेट करो, भी फंक्शन टॉपिक आएगा, उसमें पता चलेगा ये वॉइड क्या होता है। तो अगर कुछ नहीं है, अभी ऐसे समझ लो एम्प्टी कुछ नहीं है, तो हम उसको वॉइड बोलते हैं। इंग्लिश में भी हमारा वॉइड का मतलब यही होता है, नथिंग, एम्प्टी, खाली जगह वॉइड होता है। तो अगर कुछ भी नहीं है, कोई डेटा टाइप ही नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा वॉइड के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे सारे डेटा टाइप है जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज होंगे, इनके नेम है इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, वॉइड। तो हमने देखा इंटीजर का एक लिमिट है, इंटीजर की एक रेंज है कि इससे बड़ा नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आ सकता। तो अब क्या ये रेंज हमें याद करनी है, कि सबकी रेंज याद करनी है? नहीं, किसी की रेंज याद नहीं करनी, हमें इन सबका सिर्फ साइज याद करना है। साइज मतलब अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी जगह घेरेगा। अगर ये 20 है, ये हमारा मेमोरी के अंदर रखा हुआ है, तो ये कितनी जगह घेर रहा होगा, 1 GB, 2 GB, तो वो हमें देखना है कितनी जगह घेरेगा, तो उसका हमें साइज याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्टर, एक करेक्टर घेरता है 1 बाइट मेमोरी के अंदर। अगर आपका एक करेक्टर है सिंगल, तो ये 1 बाइट घेरेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रिंग है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग करेक्टर की होती कॉम्बिनेशन, तो स्ट्रिंग के अंदर जितने करेक्टर होंगे उतना उसका साइज हो जाएगा, क्योंकि एक करेक्टर का एक साइज है। और एक स्ट्रिंग के अंदर मान लो 3 करेक्टर है, तो स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, 3 बाइट्स। यानी मेमोरी के अंदर वो 3 बाइट्स घेर रहा होगा, जैसे एक करेक्टर मेमोरी के अंदर 1 बाइट घेरता है। शॉर्ट इंट और इंट आपका सेम होता है, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट इंट और इंट सेम होता है। हम हमेशा इंट ही यूज़ करेंगे, शॉर्ट इंट यूज़ नहीं करेंगे। तो इंट का साइज होता है 2 बाइट्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक 20 या कोई भी इंटीजर स्टोर्ड है, तो वो आपका मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की जगह घेर रहा होगा। लॉन्ग इंट, बड़ा इंट, लॉन्ग इंट आपका घेरता है इससे डबल, 4 बाइट्स। सिमिलरली आपका फ्लोट भी 4 बाइट्स घेरता है। फ्लोट 4 बाइट्स क्यों घेरता है, क्योंकि फ्लोट के अंदर 20 के साथ कुछ पॉइंट के बाद भी स्टोर करना है। इसके अंदर खाली समोसा था, इसके अंदर समोसा के साथ चटनी भी आ गई, तो यहाँ पर डबल, ठीक है। अगर आपका फ्लोट का साइज भी डबल कर दिया जाए, फ्लोट का डबल फ्लोट, तो उसका साइज भी डबल हो जाएगा। तो इसका साइज होता है हमारा 8 बाइट्स। और वाइड का साइज कितना होगा, वाइड क्या है, कुछ नहीं है, एम्प्टी पड़ा है तो 0, ये कुछ जगह ही नहीं घेरता क्योंकि खाली है, ठीक है। तो आपको ये साइजेज याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपका इंटीजर का 2 बाइट्स होता है, आपका फ्लोट लॉन्ग का 4 होता है, और डबल का आपका 8 होता है। अभी लॉन्ग डबल आपका एक और आता है, जब हम लॉन्ग और डबल को मिक्स कर देते हैं, इससे आपको और बड़ा नंबर बन जाता है, तो उसका साइज होता है हमारा 10, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो एक बारी। इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर का है, इंट का है, लॉन्ग, फ्लोट और डबल का। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो जो हमने अभी देखे थे हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्रोग्राम को पता है कि उसका मतलब क्या है, इंट का मतलब यही है, कैरेक्टर का मतलब यही है। लेकिन अब हम देखेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे? डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जिनको हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। वो डिफाइंड तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है एरेज। अब एरेज क्या होता है? नेम लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स। मान लो आपको 5 इंटीजर चाहिए, ठीक है, आपके 5 इंटीजर हैं, अगर आप उनको एक साथ रख दोगे तो वो एरे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको एक प्रोग्राम के अंदर 5 बच्चों के मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए एक एरे बना दो। एरे बनाना हम देखेंगे कैसे बनती है, और उस एरे के अंदर आप 5 के नंबर रख दो। अब मान लो आपको 1000 बनाने अलग अलग, तो क्या 1000 एक एक करके लिखोगे? उससे बढ़िया एक एरे, उसको सीधा बता दो 1000 का है, एक लाइन में आपका जो 1000 लाइन का था वो कोड सिंपल हो जाएगा। और एक प्लस पॉइंट और है एरे का, एरे के अंदर आप जो भी बनाओगे, अगर एरे के अंदर आपके 5 इंटीजर हैं तो वो मेमोरी के अंदर भी 5 एक साथ रखे होंगे,
अभी जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे, जब आप देखना मेमोरी का कितना बड़ा लोड होता है, एरे के अंदर जो रखे होते हैं वो एक साथ रखे होंगे, लेकिन अगर नॉर्मली बनाओगे तो मेमोरी में कहीं भी रैंडमली बिखर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपकी कैरेक्टर की एरे होती है, स्ट्रिंग हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन आपका एक होता है ब्लॉक विद अ नेम अ मिनी प्रोग्राम, यानी कि एक छोटे से प्रोग्राम की तरह होता है। जैसे फंक्शन में आपको थोड़ा सा कोड लिखोगे और फिर वो कोड आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे तो पूरा कोड अपने आप रन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोड लिखता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं मैं ए और बी के लिए, और ये फंक्शन करेगा क्या है? ए और बी का एचसीएफ निकाल देगा मान लो। ठीक है, तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बार बार ये एचसीएफ वाला कोड पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बस इस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस फंक्शन को बुलाऊंगा और ये अपने आप एचसीएफ निकाल देगा। जितना इसके अंदर लिखा हुआ है इस फंक्शन के अंदर, उतना काम ये कर देगा सिर्फ इसके नाम से। फंक्शन बाकी आपने 11th में जो पढ़ा है वो तो आपने पढ़ाई है, बाकी 3rd चैप्टर में फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंटर्स और रेफरेंसेस, ये आपके थोड़े मेमोरी रिलेटेड है, जो हम यूनिट 8 में ही क्लियर करेंगे। बाकी रेफरेंस आपने पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। और एक रेफरेंस एक वेरिएबल के एड्रेस को रेफर करता है। अभी वेरिएबल का एड्रेस नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन करे जाते हैं, यानी हमारे द्वारा हम उसको खुद डिफाइन करते हैं। हमारा प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या था? जो पहले से ही डिफाइंड हो। डिराइव डेटा टाइप क्या था? जो पहले से ही डिफाइंड है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते थे। अभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के हैं जिनको हम पूरी तरीके से खुद ही डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्री डिफाइंड डेटा टाइप में आपका इंटीजर था, एक इंटीजर था, एक कैरेक्टर था, फॉर एग्जाम्पल क्या है। डिराइव डेटा टाइप में क्या हुआ? इंटीजर का आपने ग्रुप बना दिया, एरे, उसके अंदर काफी सारे इंटीजर आ सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आप क्या कर सकते हो? आप स्ट्रक्चर या क्लास बनाओगे। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आप अलग अलग तरीके के डेटा टाइप रखते हो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर आप एक इंट भी रख सकते हो, एरे भी रख सकते हो, कैरेक्टर भी रख सकते हो, जितना कुछ रखना है वो सब इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब स्ट्रक्चर की कोडिंग हम अभी देखेंगे। स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे से आउटपुट फंड या कभी क्वेश्चन आता है। और क्लास तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे 3 चैप्टर बसे हुए हैं इसके ऊपर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में से ही आते हैं। ठीक है, तो क्लास अभी हम देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल रिप्रेजेंट नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल जैसे आपके मैथ्स के वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई पी क्यू आर, वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं। अब इन वेरिएबल्स का काम क्या होता है? हमने जितने सारे डेटा टाइप्स पढ़े, सारे डेटा पढ़े, इनको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए। ठीक है, मेमोरी के अंदर हम ऐसे ही फेंक नहीं सकते इनको, एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जिसके अंदर हम बाद में भी जा सकें अगर कभी जरूरत पड़े उस डेटा की। तो वो जगह हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक इंटीजर कहीं पे स्टोर करके रखना है। ठीक है, मेरे को एक इंटीजर नंबर चाहिए अपने प्रोग्राम में, मान लो एज चाहिए एक स्टूडेंट की, उसको मुझे स्टोर करके रखना है। अब मैंने एक इंट बनाया, जैसे मैंने बताया था प्रोग्रामिंग में इंटीजर को इंट लिखते हैं, तो उसका नाम दे दिया कुछ, जैसे एज, और ये नाम ये क्या था? हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, तो एज हमने नाम दे दिया, और ये आइडेंटिफायर के रूल्स के अंदर ही देना है कि स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, कोई सिंबल नहीं आना चाहिए, और कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो एज कोई कीवर्ड नहीं है, स्टार्ट नंबर से नहीं हो रहा, परफेक्ट है। ठीक है, तो एज यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया। अब वेरिएबल मतलब कि जैसे अगर मैं मेमोरी बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेमोरी है। मेमोरी को हम कैसे समझते हैं? जैसे एक मान लो कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं, हर घर का कुछ खुद का एड्रेस होता है, वैसे ही हमारी मेमोरी होती है। मेमोरी में भी हर जगह कुछ एड्रेस होता है, हर पोजीशन का। तो उस मेमोरी में ये एज कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये वाली मेमोरी जो है ये एज के लिए खाली हो गई। अब जब मैंने लिखा इंट एज, इंट का साइज कितना होता है? 2 बाइट्स, तो 2 बाइट्स की जगह एज के नाम पे कर दी। ठीक है, 20 गज की जमीन एज के नाम पे हो गई फॉर एग्जांपल, तो ये 2 बाइट्स का, अब ये एज का ठप्पा लग गया इसके ऊपर, और ये खाली है अभी। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, मान लो बच्चे की एज आई इक्वल्स टू 18। अब ये 18 कहाँ जाएगा? ये जो एज का बक्सा खाली पड़ा था, 18 उठ के इसके अंदर चला जाएगा, और ये कहाँ पर है? मेमोरी के अंदर है। ठीक है, अब मैं एक और इंट बनाता हूँ, इंट, या फिर मैं अब एक कैर बनाता हूँ, कैरेक्टर बनाता हूँ। कैरेक्टर उसका सेक्शन कि वो कौन से सेक्शन में पढ़ता है। ठीक है, मान लो बच्चे ने डाला सेक्शन सी, सेक्शन इज गोज टू सी। अब क्या होगा? कैरेक्टर सेक्शन, कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट, हमने पढ़ा था। तो मेमोरी के अंदर जिस वक्त मेमोरी की जो करंट पोजीशन होगी, अब मान लो मेमोरी अब आगे आ चुकी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो, तो इस पोजीशन पे 1 बाइट किसके नाम हो जाएगा? सेक्शन के नाम। तो इस पर सेक्शन का ठप्पा लग चुका है। ठीक है, तो अब ये 1 बाइट सेक्शन का है। अब सेक्शन जब सी डाला, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। जब सेक्शन सी डाला तो सी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा।
ठीक है, तो अब जब भी मैं सेक्शन को बुलाऊंगा तो सेक्शन के अंदर कौन बैठा है, सी बैठा है, सी बाहर निकल के आ जाएगा। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो भी हम नाम दे दिया, ये नाम क्या है, ये आइडेंटिफायर है, और ए जब एक वेरिएबल बन चुका है। किस टाइप का वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। सेक्शन किस टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। और हमने डिफरेंट टाइप्स से पढ़ी लिया डेटा टाइप्स में। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं एक वेरिएबल में, एक होता है इसकी वैल्यू, यानी उसके अंदर वैल्यू क्या है, 18 है, सी है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का डेटा है। और उसका एड्रेस, एड्रेस मतलब मेमोरी में वो कहाँ बैठा हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कॉलोनी, एक तो हो गया कि घर के अंदर कौन रह रहा है, 18 रह रहा है, सी रह रहा है। एक हो गया घर का एड्रेस कि 18 कहाँ बैठा है, 2 बाइट्स की जो मेमोरी है कहाँ है मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस। ये जो सेक्शन के 1 बाइट मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कहाँ है, वो एड्रेस, वो आपका एड्रेस होता है। ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। हम प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी बना सकते हैं। कॉन्स्टेंट वेरिएबल जैसे अगर ये एज 18 है, अगर इसी प्रोग्राम में मैं बाद में एज इज 20 कर दूं तो क्या होगा कि जो 18 था अंदर अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस 18 की जगह यहाँ पर 20 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको कोई छेड़ ना पाए, एक बार जो इसके अंदर हो गया फिर घर में ताला लग जाए, तो उसके लिए मेरे को एक कांस्टेंट इंटीजर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कांस्टेंट इंटीजर बनाता हूँ। अगर मैंने इस एज को ही कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, अब मैंने कांस्टेंट इंटीजर बना दिया एक एज, कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो मैंने एज इक्वल टू 18 करा तो प्रोग्राम एरर दे देगा। क्यों, मैं यहाँ पर इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये एरर देगा। तो वो ठीक कैसे होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यानी जब भी हमें कांस्टेंट इंट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो उसी वक्त देनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में हम छेड़ेंगे नहीं। जब घर का गेट खोला उसी वक्त उसके अंदर डाल के ताला लग जाएगा, आप बाद में कुछ नहीं कर सकते आप। तो हमें जो इसकी वैल्यू है वो यहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज इज गोज टू 18। अब ये 18 डल गया एक बार, अब यहाँ पर 18 आ गया, अब ये कभी खुलेगा नहीं। हम इस 18 को बाद में ला जरूर सकते हैं। अगर मैं बाद में देखूंगा कि एज के अंदर कितनी वैल्यू है तो मेरे को 18 मिलेगी, लेकिन अगर बाद में मैं उसको चेंज करना चाहूँगा तो वो नहीं होगी, वो एरर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट इंट्स होते हैं। तो हमने डेटा टाइप्स देख लिए, वेरिएबल्स भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग आउटपुट। यानी हम अपने आउटपुट को कैसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकें, कैसे उसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकें। तो वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवर आउटपुट टू मेक इट मोर रीडेबल एंड गुड लुकिंग। अगर हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट करके रखेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है, रीडेबल लगेगा। अब सारी चीज़ें अगर मान लो एक ही के अंदर रखी है, उसको थोड़ा सा स्पेस कर कर एक प्रॉपर फॉर्म में लिख दें, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दें, तो वो ज़्यादा रीडेबल और बेटर लगेगा। तो उसी फॉर्मेटिंग को हमें कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, जैसे तो 3 है लेकिन तीसरा वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हो। पहला है सेट डब्ल्यू और दूसरा है सेट प्रिसीजन। तो सेट डब्ल्यू और सेट प्रिसीजन का क्या काम होता है, तो सेट डब्ल्यू और सेट प्रिसीजन, सेट डब्ल्यू और सेट प्रिसीजन, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो इनकी हेडर फाइल याद रखनी है। जब भी आप इनको प्रोग्राम में यूज़ करोगे तो आपको कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, iomanip.h, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। तो ये हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी और इसका क्वेश्चन भी मोस्टली यही आता है, किसी प्रोग्राम में ये यूज़ हो रहे हैं तो बताओ कौन सी हेडर फाइल लगेगी, तो आपको iomanip.h लिख के आना होगा। ठीक है, अब इसको एक बार प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो मैंने प्रोग्राम खोल लिया। अब हम एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल आउटपुट का। मैं पहले आयोस्ट्रीम हेडर फाइल लगाता हूँ सी आउट के लिए, सेकंड में हेडर फाइल लगाता हूँ iomanip.h, हमारे फंक्शन यूज़ कर सकते ताकि हम। इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं वर्ड मेन, हमारा मेन फंक्शन बना लिया। सबसे पहले हमें क्लियर स्क्रीन करनी पड़ेगी क्योंकि हम टर्बो C++ में करने वाले हैं, उसमें स्क्रीन क्लियर करनी पड़ती है। सी आउट लेट्स से जस्ट ए एंड देन गेट ch, ताकि हमारी स्क्रीन होल्ड रहे। ये हमको टर्बो में करना पड़ता है क्लियर स्क्रीन और गेट ch। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और हम खोलते हैं टर्बो C++। तो टर्बो खुल गया, क्वेश्चन नाम की हमारी फाइल है। तो ये हमारा प्रोग्राम आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। iomanip की स्पेलिंग गलत और क्या, अच्छा हाँ, गेट ch और conio.h के लिए आपको एक न्यू हेडर फाइल लगानी पड़ेगी आपकी conio.h। ठीक है, हमारा ए आ गया जैसा हमें होना चाहिए था जैसा। अब मैं इस ए को थोड़ा सा अगर आगे खिसकाना चाहूँ, या तो मेरे को यहाँ पर ऐसे स्पेस देने पड़ेंगे तभी आगे आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारा स्पेस हटाकर सेट डब्ल्यू का यूज़ कर सकता हूँ। सेट डब्ल्यू क्या करता है, सेट डब्ल्यू के अंदर आप कुछ वैल्यू डालोगे। सेट डब्ल्यू के अंदर मान लो मैंने 5 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, मेरे को इसको सी आउट के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, सेट डब्ल्यू पहले सी आउट कराऊंगा मैं, उसके बाद अब मैं जो भी सी आउट कराऊंगा
वो 5 से आगे खिसक जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं h कराता हूँ सी आउट, तो क्या होगा, h को ये 5 आगे खिसका देगा। ठीक है, एक बार हम प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करेगा ये। जैसे हमने a लिखा है, अब इस a को आगे खिसका के देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर a से पहले सेट w 5 सी आउट करा देता हूँ, तो ये हमारा 5 आगे खिसक गए। एक मैं नॉर्मल ए बी सी आउट करा लेता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता लगता रहे। ठीक है, और एक न्यू लाइन। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल ए है और ये हमारा सेट डब्ल्यू 5 के बाद जो ए आया है वो है। कुछ और वर्क देखते हैं सेट डब्ल्यू कैसे वर्क करता है। जैसे मैं लिखता हूँ सी आउट सेट डब्ल्यू सेट सपोज 10, और इसके अंदर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ जैसे कि अपना हेलो भाई लोग, और इसको एक बार नॉर्मली भी लिख के देखते हैं। मैं इसको 10 की जगह पर 20 कर देता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, ये वाले सेंटेंस से भी हटा देते हैं, और इसके बाद मेरे को एक न्यू लाइन भी चाहिए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो अब 20 पोजीशन से आगे खिसका हुआ लग रहा है क्या ये आपको? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ HELO 5 और B 6 और एक स्पेस 7, ये सिर्फ 7 पोजीशन आगे खिसका है। और सेट डब्ल्यू में हमने 20 डाला था, तो ये क्या हुआ? तो सेट डब्ल्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी देखना है। सिंगल में तो ईजिली वर्क कर जाता है। अब मान लो अगर कोई बड़ी स्टेटमेंट है, सेट डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी करा सेट डब्ल्यू 20 और सेंटेंस था हमारा हेलो भाई लोग। तो ये करना क्या चाहिए था, इसको हेलो भाई लोग को 20 से आगे खिसका देता, लेकिन ये जो 20 से आगे खिसकाता है वो स्टार्टिंग से नहीं खिसकाता। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि पहले 20 जगह छोड़ेगा फिर हेलो भाई लोग लिखना स्टार्ट करेगा। ये सबसे राइट वाली टर्म को 20 आगे पहुंचा देगा, यानी इस जी को ये 20 आगे पहुंचाएगा। मतलब कि जैसे नॉर्मली अगर ये ऐसे लिखा था, तो अब सेट डब्ल्यू 20 लगाने के बाद ये जो जी है ये 20 प्लेसेस आगे खिसकेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इसके पीछे अपना बाकी का एज आएगा। तो ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। और अगर हम इसमें देखें तो सेम कुछ ऐसे ही आउटपुट आ रहा है। तो ऐसा रीज़न यही है क्योंकि जब हम सेट डब्ल्यू लगाते हैं ये लेफ्ट मोस्ट पे वर्क नहीं करता, ये लेफ्ट मोस्ट को नहीं राइट मोस्ट के ऊपर वर्क करता है। ये जी को 20 आगे खिसकाएगा। मैं 20 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 20 आगे खिसक जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जी है ये 20 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये सेट डब्ल्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे इतना पूछेंगे भी नहीं, मेन क्वेश्चन तो यही आता है, लेकिन फिर भी आपको वर्किंग आनी चाहिए सेट डब्ल्यू की। सेट डब्ल्यू के बाद हमारा आता है सेट प्रिसीजन। यहाँ पर देखो सेट डब्ल्यू के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सी आउट 238, इससे 238 प्रिंट हो जाएगा। सेट डब्ल्यू 5 देन 238, तो इससे क्या होगा? अब मैंने क्या करा, सेट डब्ल्यू 5 कर दिया। मैं इसको हटा देता हूँ। सेट डब्ल्यू 5 एंड देन 238, तो इससे क्या होगा? राइट मोस्ट को 5 पे पहुंचा देगा ये। अगर नॉर्मली ऐसा आता तो अभी कैसे आएगा, जो 8 आए 5th पे पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा 8, और ये कुछ ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, ये 5 लिखा है लेकिन ये खिसकेगा 2 ही आगे। क्यों? क्योंकि 8 पहुंचेगा 5th पे। अगला देखो इसका सेट डब्ल्यू 3 238, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सेट डब्ल्यू 3 से होगा क्या। अगर नहीं समझे तो देखो, सेट डब्ल्यू 3 इसका मतलब क्या है? राइट मोस्ट वाला यानी 8 वो 3rd पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो नॉर्मली अगर ऐसे आता तो अब कैसे आएगा? 8 कहाँ पहुंचेगा? 3rd पोजीशन पे 1 2 3, तो यानी अभी भी एज इट इज ही आएगा। ठीक है, सेट डब्ल्यू 3 राइट मोस्ट का उसने 3 पे पसंद था, तो ऑलरेडी 3 पे है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आया। अब हम देखते हैं सेट प्रिसीजन क्या होता है। सेट प्रिसीजन जैसा नाम बता रहा है ये हमारा प्रिसीजन के लिए होता है, प्रिसीजन एक्यूरेसी। तो जब भी हम कोई फ्लोट नंबर लेते हैं उसके अंदर डेसिमल्स की प्रिसीजन को चेंज करने के लिए हम सेट प्रिसीजन यूज़ करते हैं। डेसिमल की प्रिसीजन क्या होती है? जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, कोई भी नंबर। जैसे कि मेरा कोई नंबर है 10/3, मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये हो गया। अगर मेरे को उसकी वैल्यू बतानी है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस हो गया। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो खाली डेसिमल के बाद 2 ही दिखाएंगे।
तो अगर मेरे को ये वाली फॉर्मेटिंग करनी है कि कहाँ तक, इतने डेसिमल प्लेसेस तक, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सेट प्रिसीजन। तो अब देखते हैं प्रोग्रामिंग में ज़रा सेट प्रिसीजन कैसे यूज़ होता है। मैं कोड लिखने के लिए खोल लेता हूँ, ये आ गया। अब इसके अंदर हम अपना सेट प्रिसीजन के लिए कोड लिखते हैं। तो उससे पहले हम एक फ्लोट ले रहे हैं, लेट सपोज फ्लोट ए, और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 23.47 लेट सपोज, ठीक है। हम इसको सी आउट कराते हैं। सी आउट करेंगे तो नॉर्मली होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब मैं इसको सेट प्रिसीजन के साथ सी आउट कराने की कोशिश करूँगा। सेट प्रिसीजन लेट सपोज मैं 1 तक कराता हूँ, अप टू 1 डेसिमल प्लेस एंड देन ए एंड देन न्यू लाइन। मैं इसको सेव करके अब टर्बो में खोल लेता हूँ। तो मैंने खोल लिया यहाँ पे टर्बो में। अब सबसे पहले मैं हेडर फाइल लगा देता हूँ गेट सी एच और हमारे कोनियो डॉट एच क्लियर स्क्रीन के लिए, स्लैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लोट है, हमने इसको सी आउट कराया 23.67 को, न्यू लाइन एंड देन इसको 1 तक, अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करा दिया एंड देन न्यू लाइन। तो हमारा आंसर आया 23.67 एंड 23.7। तो अब यहाँ पर सेट प्रिसीजन क्या करता है, ये चीज़ याद रखनी है कि सेट प्रिसीजन राउंड ऑफ करता है, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 डाल रहा हूँ, तो इसके आगे जो वैल्यू हम सी आउट करेंगे उसको ये 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेगा, राउंड ऑफ, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर था 23.67 था, हमने सेट प्रिसीजन में 1 डाला, तो इसको 1 डेसिमल तक यानी यहाँ तक राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ कैसे, अभी राउंड ऑफ कैसे करते थे, 7 5 से बड़ा होता है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसको 1 से बढ़ा देते थे, तो ये 6 की जगह 7 हो जाता था, तो ऐसे राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसमें एक छोटी वैल्यू डाल कर देखते हैं ज़रा, जैसे यहाँ पे 23.67 की जगह 23.65 कर देते हैं। अब मैंने इसको प्रिंट कराया 23.65 नॉर्मली आएगा। अब जब इसकी राउंड ऑफ होने की बारी आएगी, अब ये 5 से बड़ा तो नहीं है, 5 ही है, तो ये 1 से बढ़ने की जगह एज इट इज़ रहेगा, तो ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। तो जितना यहाँ पर देंगे उतनी डेसिमल प्लेसेस तक ये राउंड ऑफ हो जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूँ कि हमारा नंबर तो सिर्फ 2 का है, 23.65 हमारा नंबर है, जैसे इसमें दे रखा है ये नंबर हमारा सिर्फ इतना है, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करा दूँ अप टू इससे बड़े डिजिट 5 तक 6 तक, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे और डिजिट है नहीं, इसमें खाली 2 डिजिट है, 5 तक इसको राउंड ऑफ कैसे करें, तो इसको एज इट इज ही छोड़ देगा। अब सेट प्रिसीजन आपका कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करता है। टर्बो में आपका किसी तरीके से चलता है, टर्बो में आपका अगर डेसिमल को राउंड ऑफ करता है, किन्हीं कंपाइलर में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करता है, किसी कंपाइलर में आपका जो सेट एफ होता है, जैसे हमारा टर्बो में सेट एफ यूज़ करना पड़ता है इसको राउंड ऑफ करने के लिए, किसी कंपाइलर में बिना सेट एफ के ये राउंड ऑफ हो जाता है। तो इसलिए सेट प्रिसीजन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कभी, सेट प्रिसीजन का डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा, आउटपुट फाइंडिंग का कभी नहीं आएगा। एरर का आ सकता है, जैसे यहाँ पर कोई अलग ऑपरेटर लगा दिए, इसको सी आउट से अलग से लगा दिया, या फिर इसकी हेडर फाइल, मोस्ट प्रोबेबली आपका हेडर फाइल का ही आता है। सेट डब्ल्यू सेट प्रिसीजन दे देंगे, एक प्रोग्राम है छोटा सा, जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम दे दिया, अब इसके अंदर हमें ये लाइन नहीं देंगे, आपको ये लाइन हटा देंगे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी हेडर फाइल लगेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखना है, यहाँ पे आपने देखा सेट प्रिसीजन लगा हुआ है, सेट प्रिसीजन की कौन सी हेडर फाइल होती है, iomany.h, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फॉर्मेटिंग आउटपुट। फॉर्मेटिंग आउटपुट में से आपका हेडर फाइल का ही क्वेश्चन आएगा और मोस्ट प्रोबेबली एरर फाइंडिंग का, इन दो से बाहर नहीं आएगा, तो आपको ये देख के जाना है। फिर आपका सेट एफ आता है, सेट एफ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका बुक में दे रखा है लेकिन सिलेबस में नहीं है। और एक चीज़ ये देखो, सेट प्रिसीजन जो होता है वो राउंड ऑफ करता है वैल्यू को, लेकिन अगर हम सेट एफ यूज़ करेंगे तो उसके बाद वो राउंड ऑफ नहीं करेगा। तो सेट एफ को पढ़ना नहीं है, तो आपको बस इसकी हेडर फाइल याद करनी है और जो मैंने बताया वो करना है। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा मेरे ख्याल से कॉलेज में भी पूछा जाता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, आपका पाइथन में भी आता है, आपके पेपर में भी अगर कहीं टाइप कास्टिंग होगा तो पूछा जाएगा। तो टाइप कास्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं अब टाइप कास्टिंग होता क्या है। तो टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन, नाम से क्या पता चल रहा है, टाइप का कन्वर्जन, टाइप की कास्टिंग हो रही है। कास्टिंग बोलते हैं ना, जैसे मेटल को कास्ट करके किसी और में बना देते हैं, मेटल को कास्ट करके कोई बॉडी बना दी, कोई कार बना दी, वैसे ही टाइप को कास्ट करेंगे, टाइप को किसी और टाइप में कास्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और किस चीज़ के टाइप को, अभी तक कौन सा टाइप पढ़ा है हमने, डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप को हम कन्वर्ट करेंगे, डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट किस में करेंगे, किस में, हाथी में, चूहे में, नहीं, डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे किसी और डेटा टाइप में, ठीक है। तो मान लो जैसे हमारा एक इंटीजर है,
इंटीजर को मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट के अंदर मान लो, तो ये कन्वर्जन कैसे होगी? जैसे अगर मेरा इंटीजर है 2 तो फ्लोट में बन के क्या होगा? फ्लोट में बन के हो जाएगा 2.0, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, अगर मैं उल्टा देखूँ, अगर मेरा कोई नंबर था फ्लोट में 2.7 तो वो इंट में कितना हो जाएगा? राउंड ऑफ होगी 3? नहीं, यहाँ राउंडिंग ऑफ नहीं होती। इंटीजर को डेसिमल के पार्ट से मतलब ही नहीं है, वो डेसिमल के पार्ट को छुपा देगा, सिर्फ 2 से मतलब है उसको। तो डेसिमल में डेसिमल से चेंज होकर 2 ही आएगा, डेसिमल के बाद का पार्ट उड़ ही जाएगा। ठीक है, अब ये इंट और फ्लोट का तो ईजी होता है। अब जैसे इंट और लॉन्ग का देख लो, वो भी काफ़ी ईजी होता है। इंट से अगर लॉन्ग में बदलना है सेम ही होते हैं। जैसे इंट में अगर मेरा नंबर है कोई 35 तो लॉन्ग में जाके भी वो 35 ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग भी तो एक इंट ही है, लॉन्ग इंट। लॉन्ग में डिफरेंस क्या है? लॉन्ग की रेंज ज़्यादा है बस, बाकी है तो वो भी इंट ही, लॉन्ग इंटीजर या नॉर्मल इंटीजर। ठीक है, अब लॉन्ग से वापस आना जब भी सेम ही रहेगा। मान लो यहाँ पर एक नंबर है 47, ये जब इसमें आएगा तो ये भी 47 ही रहेगा, क्योंकि दोनों इंटीजर है। फ़र्क कब आएगा? जब कोई नंबर लॉन्ग से इंट में ऐसा आ रहा हो जो इंट से बाहर हो। जैसे इंट की रेंज 32,000 कुछ थी, मान लो अगर 40,000 कोई नंबर है और अगर वो लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट हो रहा है, तब हमारा दिक्कत है, तब हमारा एरर है। ठीक है, तो वो कोई टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू आ जाएगी, वो स्टोरी नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा हमारा इंट हमारा उतना स्टोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कन्वर्ट होकर क्या बनेगा। अब हम ये देखते हैं कन्वर्ट करना कैसे है। तो सब कन्वर्ट करने के हमारे पास 2 मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है 2 मेथड। तो इम्प्लिसिट मेथड और एक्सप्लिसिट मेथड। तो इम्प्लिसिट मेथड क्या होता है? इम्प्लिसिट मेथड होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, और एक्सप्लिसिट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। अभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे होता है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट का। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंट लिया a, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी लेट सपोज 5। ठीक है, उसके बाद मैंने करेक्टर भी बनाया, करेक्टर b को मैंने बाद में कर दिया मान लो h। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है क्योंकि ये करेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर देता तो एरर हो जाता, क्योंकि h फिर वेरिएबल हो गया। जैसे b अकेला है तो वेरिएबल है, h नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, h हमारा करेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सी आउट b, तो हमारा h आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैंने b को a के इक्वल कर दिया। ठीक है, b को a के इक्वल कर दिया। मैं नॉर्मली नंबर में कर सकता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर एक और इंट ले रखा है p, तो मैं p को a के इक्वल कर सकता हूँ। p को a के इक्वल करूँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और मैं सी आउट p कराऊंगा तो मेरा आंसर भी आएगा। मैंने अगर सी आउट p कराया तो मेरा आंसर भी आएगा 5। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, पर p की जगह मैंने b को इक्वल कर दिया, तब क्या डिफरेंस आ जाएगा? जब p को मैंने a के इक्वल करा था दोनों इंट थे, तो इंट टू इंट कन्वर्जन तो कुछ नहीं है, a में 5 तो p में भी 5। लेकिन अब क्या है, a तो हमारा 5 है इंटीजर, b हमारा करेक्टर है, तो भी इंटीजर टू करेक्टर में कैसे जाएगा? मान लो 5 है तो इसमें 5 जाके क्या बनेगा? क्या अगर एक करेक्टर में गया तो ऐसा बन जाएगा? ठीक है, क्या फिर ये 5 जाके ऐसा बन जाएगा करेक्टर में? ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके होने के भी थोड़े बहुत चांसेस थे, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, जो अपने 11 से पढ़ा था एस का वैल्यू, तो होगा क्या, 5s का वैल्यू पे जो करेक्टर होगा, 5s का वैल्यू पे कोई सिंबल होता है, वो सिंबल इस b के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और जो हम सी आउट b करेंगे तो 5s का वैल्यू पे जो सिंबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं सेम इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ, मान लो मैंने b इक्वल टू a की जगह a इक्वल टू b करा, तब क्या होगा? अब मैं इंट के अंदर एक करेक्टर डाल रहा हूँ h, तब क्या होगा, h करेक्टर की जो s का वैल्यू है वो a के अंदर जा जाएगी। और अगर मैं सी आउट a करूँगा तो यहाँ पर h की जो है वो s का वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो s का वैल्यू अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो भी बहुत बढ़िया, आनी तो है नहीं। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग से क्या क्वेश्चन आएगा? टाइप कास्टिंग से आपका यही क्वेश्चन आएगा कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, व्हाट इज टाइप कास्टिंग। और अगर वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, तो आपको बताना है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। अगर नहीं पूछते तो भी बताना है। ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, टाइप कास्टिंग इज द मेथड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। 2 टाइप की होती है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कौन सी होती है? जो हम नहीं करते, इनडायरेक्ट है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक इक्वेशन कर रहा हूँ, बाकी कन्वर्जन का काम किसने करा? कंपाइलर ने। मैंने तो उसको नहीं बोला, मैंने तो बस इक्वल लिखा था। इक्वल तो मैं नॉर्मली भी लिखता हूँ, जैसे मैंने पी के लिए लिखा था, मैंने तो उसको बोला नहीं, उसने अपने आप करा।
तो ये इनडायरेक्ट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है डायरेक्ट, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कर इसको, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहीं बोला नहीं था डायरेक्टली, इसके अंदर मैं डायरेक्टली बोलूँगा कर। कैसे बोलूँगा? यही प्रोग्राम में उठा के मान लो यहाँ ले आता हूँ, इंट इज इक्वल्स टू 5, कैरेक्टर बी हमारा हो गया h, ठीक है। अब मैं मान लो मैं ए डालना चाहता हूँ बी के अंदर, 5 ए को मैं बी के अंदर डालना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ कर दिया था और हमारा आंसर अपने आप कन्वर्ट होके आ गया था। अब मैं खुद से कन्वर्ट कराना चाहूँ तो मैं कैरेक्टर को इंटीजर में बदल सकता हूँ। कैसे? मैं सी और बी करा देता हूँ और बी से पहले इंट लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, बी जो है वो पहले इंट के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर वो सी आउट होगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर इंट में कन्वर्जन हो गया। वहाँ पे मेरे को इंट में कन्वर्जन करने के लिए इंट चाहिए था, पहले इंट ए लेके आया मैं, फिर ए के अंदर बी डाला तो वो अपने आप कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर मैंने सीधा कन्वर्ट करके उसको दिखा दिया और हमारे बी के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ा, बी ए बी भी एच का एच ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा बी भी बदल जाता। अगर मैं करता हूँ ऐसे तो यहाँ पर हमारा बी भी बदल जाता, यहाँ पर बी ऐसे का ऐसे ही है, बस प्रिंट हो गया सिर्फ उस टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइप कास्टिंग था। टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन आता है, पिछले साल नहीं आया था तो शायद इस साल आने के और ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ के जाना है, तो इसके दोनों टाइप्स याद करके जाना है।